आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी में रेल मंत्री थी, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 2003 में बीजेपी ने उनका समर्थन किया और फिर गुजरात दंगे हुए। हजारों मुसलमान राहत और शरणार्थी शिविरों में रहे थे। ममता बनर्जी उस वक्त क्या कर रही थी? आप हमको गाली देती है। यही ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार में रेलवे मंत्री थी। आज टीएमसी के लोग ओवैसी पर उंगली उठाते हैं। बताओ, तुमने खुल के साथ किया, फिर ममता बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर 2003 में फिर से बीजेपी में उनको सपोर्ट कर दिया और गुजरात का फसाद हुआ। हजारों मुसलमान रिलीफ और रेफ्यूजी कैंप में जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। जो लोग पूछते हैं ओवैसी तुम आकर वोट काटना चाहते हो, अरे मैं गुजरात के 2002 के रिलीफ कैंपों में वहां पर 10 दिन तक काम किया। शालम रेफ्यूजी कैंप में, वटवा में, जूहापुरा में मंजलिस जाकर काम की। ममता बनर्जी क्या कर रही थी बताओ? ममता बनर्जी ने दोबारा माइंस की मिनिस्टर बन गई। ममता बनर्जी आज कहती है कि मैं मुस्लिम बहनों की बहन हूं। ममता बनर्जी, क्या इशरत जहां, बिल्किस बानो, जकिया जाफरी आपकी बहन नहीं थी क्या? गुजरात में वहां पर रेप किया गया कई लोगों को, मगर ममता बनर्जी को और टीएमसी को याद नहीं आया। तेलंगाना के पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री सीतक्का ने बीआरएस और उसके अध्यक्ष के शंकर राव को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मोबाइल फोन बांटने के मामले में उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में भेजा गया है। अपने वकील के जरिए भेजे गए कानूनी नोटिस में मंत्री सीतक्का ने बीआरएस पार्टी के आधिकारिक हैंडल और उसके प्रवक्ता मन्ने द्वारा सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट की ओर ध्यान दिलाया। इन पोस्टों में यह आरोप लगाया गया था कि उनके मंत्रालय ने सैमसंग A06 फोन ज्यादा कीमत पर खरीदे हैं। बीआरएस ने आरोप लगाया आंगनबाड़ियों को दिए गए सैमसंग A06 फोन की कीमत सिर्फ 8,499 रुपये थी, लेकिन सीतक्का ने एक फोन की कीमत 14,499 रुपये दिखाई और 30 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। केसीआर और बीआरएस को भेजे अपने नोटिस में तेलंगाना के मंत्री सीतक्का ने उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का जिक्र किया जहां ये आरोप लगाए गए थे। अराइव अलाइव कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि परिवहन विभाग, पुलिस और आरटीसी ने मिलकर एक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूकता और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेलंगाना के सभी लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराया जाएगा और इन्हें इन नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह एक 6 दिवसीय कार्यक्रम है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड पुलिस एंड आरटीसी 99 डेज प्रोग्राम में रोड सेफ्टी एंड अराइवल प्रोग्राम स्टेटवाइड करने का आज से 18 तारीख तक का प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें हर जिला में जाके अवेयरनेस ऑन ट्रैफिक रूल्स और सब लोग जो पैसेंजर और गाड़ी का ओनर सबको इसमें शामिल करके एक्सीडेंट रेशियो को कम करने के लिए ये प्रोग्राम लगाया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में पूरा तेलंगाना जनता को ट्रैफिक रूल्स फिर एक बार बताते हुए इसके अमल करने के लिए ट्रांसपोर्ट एंड पुलिस डिपार्टमेंट 6 दिन के लिए प्रोग्राम बनाए, दैट इज अराइव अलाइव एंड रोड सेफ्टी प्रोग्राम। पूरा 10 डिस्ट्रिक्ट में 33 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम होगा। आज हैदराबाद में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में आग लगे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। नारायणगुड्डा स्थित ध्रुव एटेल आईएएस एकेडमी की तीसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई, जहां रिसेप्शन एरिया और क्लासरूम है। इस इमारत में एक बेसमेंट जमीन के ऊपर 3 मंजिलें और एक पेंट हाउस शामिल है। मुशीराबाद फायर स्टेशन से दमकल कर्मी आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। अच्छी खबर यह रही कि कोई ज्यादा हताहत होने की खबरें सामने नहीं आई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंत्रालय की ओर से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की 7वीं किस्त की नीलामी और दूसरी किस्त के अन्वेषण लाइसेंसों के लिए रोड शो किया। उन्होंने कहा कि 7वां साइकिल मिनरल्स ऑक्शन आज शुरू हो गया है। हैदराबाद में एक रोड शो हुआ, जिसके बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे राज्यों की राजधानियों में इवेंट्स हुए। इसका मकसद कोयला और माइनिंग ब्लॉक्स में हेल्दी कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना है। 7 मिनरल्स का आज ब्लॉक्स एक्शन में किया है।
आज उसका रोड शो हैदराबाद में हुआ है। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, अलग अलग स्टेट कैपिटल्स में ऐसी रोड शोस होगा, क्योंकि हेल्थी कंपटीशन रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ हर कोल ब्लॉक के अंदर इसका क्या कोल और माइनिंग ब्लॉक्स का क्या क्या मिनरल्स है, कितना रिजर्व्स है, इसके लिए क्या नाम्स है, इसका पूरा डिटेल देते हुए आज इन्वेस्टर्स के सामने हेल्थी कंपटीशन लगाने के लिए हम प्रयास करें। उसके सिलसिला में आज इस क्रिटिकल मिनरल्स का 7th ट्रांच ऑफ माइनिंग ब्लॉक्स का आज ऑक्शन का शुरू किया है। वैसे ही आज पहली बार भारत में माइनिंग एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे। ये 2nd ट्रांच ऑफ एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स का आज भारत में आज प्राइवेट सेक्टर को आह्वान करते हुए उसका एक्शन आज हैदराबाद में। पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोटे के नाम पर चना, ज्वार और मक्का की खरीद पर रोक लगाकर किसानों को मुश्किलों में डाल दिया है। कई किसानों द्वारा अपनी उपज न खरीदे जाने की शिकायत के बाद हरीश राव ने आज सदाशिवपेट में एक जिला सहकारी और विपणन समिति के खरीद केंद्र का दौरा किया। किसानों से बातचीत करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी पहले से खरीदे गए चने को तो नहीं ही ले रहे थे, साथ ही केंद्र पर लगाए गए किसी भी नई उपज को खरीदने से भी मना कर रहे थे। चूँकि पूरे राज्य में किसानों के पास लगभग 60,000 मीट्रिक टन चना जमा था, इसलिए राव ने सरकार से आग्रह किया कि वह 5,870 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसे खरीद ले। राव ने कहा कि सरकारी खरीद केंद्रों पर चना बेच न पाने के कारण कई किसानों ने एमएसपी से 1,000 रुपये कम कीमत पर बिचौलियों को अपनी उपज बेच दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घोषित खरीद केंद्रों में से आधे भी नहीं खोले, जबकि तेलंगाना भर में 11 लाख एकड़ जमीन पर फसल की कटाई पहले हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने ज्वार की खरीद की अपनी योजना के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरी अनुमतियों और लाइसेंसों की संख्या को घटाकर 1 अंक तक सीमित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय सार्वजनिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह बातें इस्पात सचिव संदीप पौड्रिक और अन्य अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान की। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों में ढील के दूसरे चरण की विशेषताओं पर विचार विमर्श करना था। वही चर्चाओं का मुख्य जोर मंजूरियों को आसान बनाने और गैर जरूरी क्लियरेंस को खत्म करना था। नायडू ने एक प्रेस रिलीज में कहा, अनुमतियां और लाइसेंस एक ही अंक तक सीमित होने चाहिए, लेकिन इसमें सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण और अन्य जरूरी पहलुओं में से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिना किसी उत्पीड़न की गुंजाइश के थर्ड पार्टी ऑडिटिंग को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि जहां तक हो सके वन नियमों को आसान बनाने की अपील की। नायडू ने आगे सुझाव दिया कि नेशनल बिल्डिंग कोड की जगह आग से सुरक्षा के लिए राज्य विशिष्ट कानून लाए जाए और डुप्लीकेट लाइसेंसिंग की जरूरतों को खत्म करने का आग्रह किया। बीडीएस छात्र नितिन राज की कथित तौर पर आत्महत्या से हुई मौत पर कांग्रेस नेता रमेश चिंथला ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और केरल में यह दूसरा रोहित वेमुला मामला है। जाति, धर्म और रंग के आधार पर इस तरह का उत्पीड़न बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। नितिन राज पढ़ाई में बहुत होशियार था और वह एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए नीट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। कॉलेज प्रशासन, शिक्षक और एचओडी उसे बार बार परेशान कर रहे थे। शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे उन्होंने कहा कि इसलिए यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और मेरा मानना है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और इसकी उचित जांच करनी चाहिए। दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। हम इस परिवार को सच सामने लाने और दोषियों को सजा दिलवाने में पूरा सहयोग देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा में महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा इसे राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ाने की आलोचना की। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधनों पर चर्चा के लिए 16 अप्रैल से शुरू होने वाले 3 दिवसीय विशेष संसदीय सत्र से पहले खड़गे ने जोर दिया कि 15 अप्रैल को होने वाली सर्वदलीय बैठक में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि हम नारी शक्ति विधेयक के खिलाफ नहीं हैं। मुझे किरण रिजिजू से एक पत्र मिला है, लेकिन वे इसे
इसे राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह विधेयक उन्होंने राजनीतिक कारणों से पेश किया है। हमने 15 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और आगे का फैसला लेंगे। हमने अपने कार्यकाल में यह प्रस्ताव रखा था। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के आरक्षण को नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ता है। जनगणना में देरी के कारण केंद्र सरकार परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने और महिला विधायकों के लिए 1/3 आरक्षण लागू करने का इरादा रखती है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली जाकर एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं से कथित तौर पर कैबिनेट में फेरबदल के मुद्दे पर मुलाकात करने के मामले में कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कैबिनेट में फेरबदल का फैसला हाईकमान पर निर्भर करता है। हाईकमान हालात के हिसाब से फैसला लेगा। उन्हें हालात की जानकारी होगी। उन्हें पता होगा कि फैसला कब लेना है और कैसे लेना है, किसे हटाना है और किसे शामिल करना है। उन्हें इन सभी बातों की जानकारी है। इसलिए कांग्रेस का एक ढांचा है। हाईकमान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। कुछ विधायक दिल्ली गए हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वे किसी मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। वे भी मंत्री बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोई अस्थिरता नहीं है। हमारे पास एक सीएम और एक डिप्टी सीएम है। ये सभी अनुभवी हैं। कैबिनेट में फेरबदल कोई नई बात नहीं है। वे फैसला ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। हम में से कोई भी, यहाँ तक मैं भी, हाईकमान के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल की मांग पर बीजेपी विधायक महेश तिंगई का बयान सामने आया है। ये तो सभी कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। हमको उसमें दखलंदाज देने की जरूरत नहीं है। हमको वेरी क्लियर। लेकिन ये सब देखते हुए मद्देनजर तो प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लिया तो ये तो मालूम है कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ एक टीम, दो टीम ऐसा दिल्ली को जाके मिनिस्टरशिप के लिए जा रहे हैं या उसका लीडर को बचाव के लिए जा रहे हैं, ये तो मालूम नहीं हो रहा है। अननेसेसरी उसमें एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रहा है। इसके लिए तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी आने वाला 10-15 दिन में शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर्नाटक में हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और अब एक ताज़ा मामला तमिलनाडु से सामने आया है जिसने पार्टी के भीतर चल रहे टकराव को खुलकर उजागर कर दिया है। इस बार विवाद के केंद्र में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और तमिलनाडु महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हजीना सैयद आमने सामने है, जिनके बीच आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। पूरा विवाद 10 अप्रैल को उस समय शुरू हुआ जब अलका लांबा की ओर से हजीना सैयद को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी किया। पत्र में हजीना सैयद पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया और इसे संगठन की अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताया गया। लेकिन इस कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद घटनाक्रम ने नाटकीय मोड़ ले लिया। वही हजीना सैयद ने सामने आकर दावा किया कि वह पहले ही उसी दिन दोपहर 1 बजे एक प्रेस वार्ता में अपने पद से इस्तीफा दे चुकी थी। ऐसे में निष्कासन का आदेश न केवल अनावश्यक बल्कि अपमानजनक भी है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाले। यहां पर 78% से अधिक वोट पड़े हैं, लेकिन सीट के आधार पर अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। वही आंकड़े जारी नहीं किए जाने से राजनीतिक दलों में हलचल बनी हुई है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 9 अप्रैल को केरल में हुए विधानसभा चुनाव से संबंधित विस्तृत वोटिंग डेटा तुरंत जारी करने का अनुरोध किया है। वही कांग्रेस नेता की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी आधिकारिक तौर पर और प्रामाणिक आंकड़े अभी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उन्होंने लिखे पत्र में बताया है कि विधानसभा सीट के आधार पर वोटिंग डेटा के साथ साथ वोट परसेंटेज और पोस्टल बैलेट से जुड़े आंकड़ों की जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि देवी मीनाक्षी के दर्शन करना और भारतीय इतिहास में इस मंदिर के अद्वितीय स्थान को देखते हुए मेरी कामना है कि तमिलनाडु और पूरे देश के सभी लोगों के घरों में सौभाग्य और समृद्धि आए। इतिहास में अपने आप में सर्वस्थान रखता है और माँ का आशीर्वाद मिलने से निश्चित रूप से एक अलग ताकत आती है, ऊर्जा आती है। और मैं तमाम तमिलनाडु वासियों के लिए, अपने पूरे देशवासियों के लिए माँ के असीम कृपा हम लोग पर बनी रहे। सनातन को निश्चित रूप से संजीवनी और ताकत मिलती रहे। हमारे हिंदू देवी देवताओं का स्थान हमारे विचारों में, हमारे आदर्शों में, हमारे कार्यों में दिखता है।
और हम माँ से यही मांगते हैं मंगल कामना कि तमिलनाडु के समस्त लोगों का और पूरे देशवासियों को घरों में शुभकामना रहे और घरों में खुशहाली रहे। और माँ का इतिहास जितना बड़ा है और इस मंदिर के इतिहास को निश्चित रूप से हम पूरे भारतवासियों को गर्व होता है कि हमारे इतिहास। महिला आरक्षण बिल पर डीएमके प्रवक्ता ने कहा कि वे परिसीमन पर ध्यान दे रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में बहुत पहले ही पास हो चुका है, यह सिर्फ राज्यसभा में अटका हुआ है। बिल चाहे जो भी हो, जब केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी तब लोग चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त थे। अब उन्हें संसद क्यों बुलानी चाहिए जबकि उन्हें पता है कि सभी सांसद चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे। वे चाहते हैं कि राज्य में सांसदों की संख्या कम हो जाए। एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पी पलनीस्वामी के बयान पर उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र का सामना नहीं कर रहा है। यह बीजेपी बनाम डीएमके की लड़ाई है, यह लड़ाई अलग है। उन्हें तमिलनाडु राज्य को उन टैक्सों में से उसका उचित हिस्सा देना चाहिए जो वे इकट्ठे करते हैं। महिला आरक्षण बिल पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुरे ने कहा कि हम इस बात का समर्थन करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र ने शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नेतृत्व में महिलाओं के लिए आरक्षण की पहल की थी। हम 15 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बैठक में इस बिल पर चर्चा करेंगे। कोई भी इस बिल के खिलाफ नहीं है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस बिल के तथ्य क्या हैं। आपको पता है कि इस देश में आरक्षण महिलाओं को पहली बार दिया गया, वो महाराष्ट्र ने दिया जब आदरणीय पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 1993 में। तो महिला आरक्षण के बारे में कल, आज और कल हमारी राय एक ही है। हम पूरी ताकत से महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में आए, इसलिए हमारी हमेशा कोशिश भी रही है और हम पूरा साथ देंगे। हमारी इंडिया अलायंस की एक मीटिंग है 15 तारीख को, उसमें हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब भी सेशन होगा एनसीपी शरद चंद्र पवार ये पूरी ताकत से महिला आरक्षण के साथ हम कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सोनिया गांधी साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।